नमस्कार। हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर संजय कुमार। उदर रोग विशेषज्ञ हैं। और आइए जानते हैं उनसे इस बीमारी के संबंध में कुछ बातें हम करेंगे, और साथ ही इस क्षेत्र में क्या कुछ नया मेडिकल साइंस में नया हुआ है, क्या कुछ नए आविष्कार हुए हैं, क्या कुछ नई खोजें हुई हैं, और किस तरह से अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाकर या बेहतर जीवन शैली को अपनाकर आप उदर संबंधी रोगों से किस तरह से दूर रह सकते हैं, ये भी हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आजकल के इस दौर में देखा जाए तो जिस तरह की आपाधापी वाला युग है, जिस तरह की भागदौड़ भरी ज़िंदगी जो लोग हैं जी रहे हैं, ऐसे में पेट से संबंधित और लीवर से संबंधी बीमारियां जो हैं उनके वो शिकार कब हो जाते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये रोग होते इनकी क्या वजह होती हैं कि ये इस तरह के जो रोग हैं लोगों को हो जाते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से उनका निदान हो सकता है और किस तरह से लोग इस चीज़ों से बच सकते हैं, और यदि कुछ हो भी जाए तो इलाज क्या है। तो अविनाश जी, बड़ा ही फिलोसॉफिकल सवाल आपने पूछा है कि रोग क्यों हो जाते हैं। तो ख़ास बात यह है कि मैं हमेशा अपने मरीज़ों को कहता हूं, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां होती जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत एक नियमित लाइफस्टाइल जीते थे, फिर भी उन्हें बीमारी हुई या कैंसर हुआ। तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि बीमारियां दो वजह से होती हैं, एक तो आपकी गलती से और दूसरा किस्मत से। जी। तो हर चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो सबसे पहले नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल वो चीज़ें होती हैं जो आपको आपके जीन्स में मिली, आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, अपनी फैमिली से मिलता है, और इसको बदला नहीं जा सकता। तो बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनका जेनेटिक प्रीपोंडरेंस होता है, मतलब आपके शरीर में ऐसी स्थिति होती है कि ये बीमारियां आपको लग सकती हैं अगर एक ख़ास किस्म की सिचुएशन हो जाए। तो ये पर्टिकुलरली अप्लाई होती है बहुत तरह के कैंसर्स के लिए, जो पेट के कैंसर्स वगैरह होते हैं। अब आते हैं हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे। मॉडिफाइबल वो है जो जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमें जागरूक होना ज़रूरी है। तो अब जहाँ तक पेट की बीमारियों का संबंध है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले 20, 30, 40 साल में अगर हम देखें तो पेट की बीमारियाँ बहुत ही अनुपात में बढ़ी हैं। तो बड़ी इसलिए हैं क्योंकि दिनचर्या बदली है लोगों की, स्ट्रेस का लेवल बहुत बड़ा है, खान पान डिफरेंट हो गया है। तो इन सब के चलते ये बीमारियां बढ़ी हैं। और यहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत लोग समझते हैं कि जो मानसिक तनाव है उससे हार्ट की बीमारियां होती हैं, न्यूरो बीमारियां होती हैं। पर अगर आप पेट की बीमारियों के भी डीप में जाएंगे तो लगभग 50% पेट की बीमारियां मानसिक तनाव से होती हैं। तो जो लोग बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या कोई मन में शंका का धारण कर लेते हैं कि मुझे ऐसा है, तो उनके पाचन पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये इन बीमारियों को हम फंक्शनल बाउल डिजीज़ कैटेगरी में रखते हैं। मतलब ये है कि हम लोग कितनी भी जांच कर लेते हैं इन पेशेंट की, तो हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं मिलती, पर उनका कष्ट कम नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसको फंक्शनल बाउल डिजीज़ कहते हैं। इसमें आते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, या पेट के दर्द होते हैं जो असामयिक दर्द हैं जिनका कोई कारण नहीं मिलता, जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जाना गया है। आपकी आंतें चिड़चिड़ी हैं इसलिए वो दर्द होता है, आपके उसमें गैस फंस जाती है। पर अच्छी बात है कि इन बीमारियों में मरीज़ की हेल्थ में जनरली लॉस नहीं होता, कोई वेट लॉस नहीं होता, भूख लगती रहती है पर उनको कष्ट रहता है। तो इस तरह की फंक्शनल बाउल डिजीज़ हैं जो काफ़ी हद तक व्यक्ति के स्वभाव से संबंधित होती हैं। पर इससे हटकर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे फूड पाइप से संबंधित बीमारियां हैं जिनको हम आमतौर पे एसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो एसिडिटी मतलब जैसे सीने में जलन होना, या बहुत डकार आना, या गैसेस ऊपर को आना। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने इसको कभी महसूस ना किया हो। कि जब भी आप कभी या तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं या बाहर ऐसा खा लेते हैं जो आपके शरीर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आपको एसिडिटी होती है। पर
ये कुछ लोगों में बीमारी की तरह होती है। इसको हम रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस कहते हैं या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने पेट में जो एसिड बनता है जी। वो इसलिए बनता है कि हम जो सब कुछ खाते हैं उसको पचाने में सहायक होता है। पर ये एसिड जब किसी कारणवश रिवर्स लौट के फूड पाइप में आ जाता है तो फूड पाइप की जो लाइनिंग है वो इस एसिड को सहने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके लिए तो स्टमक बना है। तो जब ये एसिड गलत जगह में आ जाता है तो व्यक्ति को डिस्कम्फर्ट होता है, उसको चेस्ट पेन होता है, कभी उसको ऐसा लगता है जैसे उसको हार्ट अटैक आ रहा है और खाना मुंह में लौट के आता है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे कॉमन पेट की बीमारी है जिसको हम GERD कहते हैं। और बहुत से लोग इसके बारे में जान भी गए हैं। तो इसका कारण कुछ निहित होता है आपके शरीर के अंदर ही, जिसको हम एक एंडोस्कोपी के द्वारा डायग्नोस करते हैं। कुछ लोगों में अंदर खाने की नली का निचला हिस्सा चौड़ा होता है जिसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। तो जब खाने की नली का निचला हिस्सा चौड़ा होगा तो जाहिर है वो एसिड को ऊपर आने की जगह दे देता है। तो हाइटस हर्निया वो बीमारी है जिसके कारण एसिडिटी होती है। बहुत से लोगों को बिना हाइटस हर्निया के भी होती है, पर इस बीमारी का निश्चित इलाज मौजूद है, अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। और जिनको भी GERD है उनको ये समझना है कि ये लगभग लाइफ लॉन्ग बीमारी है। अगर आपको ऐसा है, जैसे हाइपरटेंशन है, आपको ब्लड प्रेशर है तो है, आपको उसकी दवा लेनी पड़ेगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसकी आपको दवा हमेशा लेनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको GERD है तो उसकी या तो आपको दवा लेनी पड़ेगी या आपको उसके जो परहेज़ हैं वो हमेशा करने पड़ेंगे, या तीसरे नंबर पे उसकी एक सर्जरी होती है जिसको लैप्रोस्कोपी से किया जाता है, लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन, वो करके उसको दूर भी किया जा सकता है। तो ये संक्षिप्त में इस बीमारी का विवरण है। संजय जी, एक बहुत ही कहना चाहिए कि सवाल बड़ा साधारण है लेकिन उतना ही गंभीर भी, और हम चाहेंगे कि उसका जवाब आप हमारे दर्शकों को दें। कई बार देखने में आता है लीवर संबंधी बीमारियां जो होती हैं बड़ी घातक हो जाती हैं, लीवर डैमेज हो जाता है। बहुत इसका जो मूल कारण है, बहुत ज़्यादातर जो लोगों को एकदम से समझ में आता है कि भाई शराब पीने की वजह से लीवर ख़राब हो गया, लेकिन हो सकता है कि शराब नहीं पीने वालों को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, और ऐसी स्थिति में कि मामला गंभीर हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, कब हम जान लें कि अब हमें ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की। कई बार इलाज हम पेट से संबंधी यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दर्द होता है या कोई तकलीफ़ होती है तो बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे सिरप, बहुत सारे चूर्ण जो बाज़ारों में उपलब्ध हैं, और लोग अपने मन से अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या बर्बली लोग जो किसी को बता देते हैं अरे पेट दर्द हो गया तो ये फलां दवा खा लीजिए, और ये बहुत कॉमन है, लोग खा लेते हैं और आराम भी मिल जाता है। लेकिन कई बार ये चीज़ें धीरे धीरे घातक हो जाती हैं। तो कई लोग जो हैं कि गंभीर रूप से बीमार ना हों और कैंसर जैसे खास भगवान ना करे कि कैंसर जैसे रोग से वो पीड़ित हों, तो चीज़ों को गंभीर होने से पहले हम कब अवेयर हो जाएं और किस तरह का हम उपचार ले लें ताकि वो चीज़ बढ़ ना पाए और हम वक्त रहते संभल सकें। जी जी। तो देखिए, लिवर की बीमारियों की जहाँ तक बात है, इसमें ख़ास बात यह है कि लगभग 50% डैमेज होने तक लिवर की बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते। अच्छा। तो ये ख़ास तौर पे ये बात लागू होती है जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं, जैसा आपने कहा। तो व्यक्ति रोज़ शराब पी भी रहा है और सोच रहा है मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई ख़राबी नहीं है। पर अगर इनका उस समय पे जांच की जाए, ऐसी बहुत सी जांचें हैं जो अर्ली स्टेज में लिवर डिजीज़ को पकड़ लेती हैं। तो अगर आप जागरूक हैं तो आपका काम यह है कि आपको लक्षण भले ही नहीं है, आप समय रहते अपनी जांच कराएं। और ये बड़ी सिंपल जांचें हैं जिनको लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जो सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, जो आजकल बहुत से एग्जीक्यूटिव ब्लड चेकअप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, अगर वो भी कराते हैं तो उसमें भी लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर किए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो शराब पीते हैं और जो नहीं भी पीते हैं उनको रेगुलर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। एक लिवर फंक्शन टेस्ट जो ब्लड में होता है, एक सोनोग्राफी। और अगर इन दोनों में कोई ज़रा सा भी संदेह आए कि इनके लिवर पर ख़राबी हो सकती है तो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसको फाइब्रो स्कैन कहते हैं। वो एक सिंपल टेस्ट है, सोनोग्राफी की तरह ही किया जाता है, मुश्किल से 10 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है, पर वो लिवर का पूरा हाल कह देता है कि आपके लिवर पर डैमेज तो नहीं हो रहा, आपके लिवर पर चर्बी तो जमा नहीं हो रही। अब चर्बी की बात निकली तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि लिवर की ख़राबी शराब से होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इस समय दुनिया में लिवर सिरोसिस का कारण देखेंगे, लिवर सिरोसिस मतलब लिवर का परमानेंट डैमेज, तो उसका कारण देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज शराब नहीं है,
उससे बढ़कर एक बीमारी आ गई जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। जी। तो ये उन लोगों को होता है जिन्होंने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, इसका नाम है NAFLD। जी। तो ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन लोगों ने कभी शराब नहीं पी, जी। पर इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ओवरवेट हैं, मोटे हैं। अच्छा। और दूसरा, ये निष्क्रिय हैं, काम नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, जो रोज़ व्यायाम करना चाहिए वो नहीं करते। या तीसरा ये कि इनको डायबिटीज़ है। जी। और चौथा ये कि ये अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जिसको आप समय रहते कंट्रोल कर सकते थे जी। और आपका लिवर डैमेज होने से बच जाता। जी। तो इसलिए मैं अपने मरीज़ों को समझाता हूँ कि एक व्यक्ति है जो रोज़ 2 पैक शराब पीता है, जी। और एक तरफ आप हैं जो बिल्कुल शराब नहीं पीते, लेकिन आप अपने वेट को बढ़ने दे रहे हैं, आपका खान पान अनियंत्रित है, आपको डायबिटीज़ है और आप कोई व्यायाम नहीं करते हैं। तो ये दोनों बराबर के अपराध हैं। वो 2 पैक पी रहे हैं, आप कुछ नहीं पी रहे हैं, तो भी आप ये सब जो कर रहे हैं ये 2 पैक पीने से ज़्यादा है। जी। तो आपका भी लिवर उतने ही साल में ख़राब हो जाएगा जितना एक शराब पीने वाले का। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 50% लिवर की बीमारियां, लिवर का सिरोसिस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ से होता है, और ये एक मॉडिफाइबल डिजीज़ है बहुत हद तक। तो ये बात मुझे लगता है कि सबको पता होनी चाहिए कि अपने फिज़िक को कैसे मेंटेन करें, कैसे अपनी दिनचर्या में रोज़ व्यायाम को लाएं। जैसे रोज़ हम कहते हैं कि 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है, जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक के बराबर होती है। या आप उसकी जगह साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को ज़रूर लाना है। दूसरा, लोगों में भ्रांति है कि हम कम खाएंगे तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या करते हैं, इस चक्कर में दिन में एक बार खाते हैं। तो एक बार खाने में वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। जी। तो इसमें रिकमेंडेड ये है कि ओवरऑल कैलोरीज़ कम होना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर उसी कैलोरी को आप 3 भाग में बांट के खाते हैं तो वो बेहतर पॉलिसी है बजाय दिन में एक बार खाने के या उपवास करने के। तो रिपीटेड फास्टिंग करने से भी ये प्रॉब्लम आती है। और जो पिछले कई सालों में फ़ास्ट फूड का चलन बेहद बढ़ा है, और अब तो और भी बढ़ गया कि आप एक फ़ोन करिए और घर पे आ जाता है। तो इन सब से भी फैटी लिवर नाम की बीमारी बेहद बढ़ी है। और लिवर की बीमारी के बारे में ये भी समझना ज़रूरी है कि खान पान से इन्फेक्शन अंदर जाता है, जो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी होती है, जिसका मतलब कुछ वायरस होते हैं जो दूषित जल या दूषित खाद्य पदार्थ के ज़रिए आपके शरीर में जाते हैं और आपको पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो ये एक तरह का लिवर का इन्फेक्शन है। इसमें हेपेटाइटिस ए और ई 2 वायरस होते हैं जो अक्सर वाटर बाउंड होते हैं, और वहीं हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं जो वाटर बाउंड नहीं होते। इसको पेरेंटल इन्फेक्शन कहते हैं, यानी ये इन्फेक्शन मुंह के अलावा और जगह से जाता है, यानी कि ब्लड के ज़रिए जाता है। आपको अगर ऐसा ब्लड लगा जो प्रॉपर्ली स्क्रीन्ड नहीं है, या जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी था उसका ब्लड लगा, तो आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो इसीलिए ये ऑपरेशंस के दौरान या अनस्क्रीन ब्लड लगने के दौरान या सिरिंज जो यूज़ की हुई है कहीं उससे, या टैटूइंग कराने से, या असुरक्षित यौन संबंधों से, इन सब से ये फैलता है, जैसे कि HIV फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी इन तरीक़ों से फैलते हैं, और हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो खान पान से फैलते हैं। और बी और सी में खासियत ये है कि ये लिवर को डैमेज कर देते हैं, जैसे अल्कोहल से लिवर डैमेज होता है, अल्कोहल से, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ से, और तीसरा हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज हैं लिवर के डैमेज के। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में है, वो ये कि जैसे आपने बताया कि लीवर से संबंधित जो बीमारी है या लीवर डैमेज होने का कारण है, उसका सबसे प्रमुख कारण तो शराब है। जो लोग, और निश्चित तौर पर जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम से दो चार हो रहे होते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि डॉक्टर उनको शराब पीने के लिए मना ही करते होंगे। लेकिन कई बार यदि व्यक्ति यदि अल्कोहल लेता है, उसके बाद उसने डॉक्टर की सलाह पे या स्वतः संज्ञान लेकर छोड़ दिया, लेकिन उसने उस स्टेज आने से पहले ही शराब छोड़ दी या पहले पीता रहा होगा, तो क्या उसको भी लीवर से संबंधी बीमारी होने के चांसेस हैं, या उसने छोड़ दी है, ठीक भी था और तो लीवर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लीवर डैमेज भी हुआ है, तो शराब छोड़ने से क्या वो रिकवर हो सकता है? हाँ, काफ़ी हद तक रिकवर होता है। भले ही आपका मतलब ये कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो, शायद सामने नहीं आया, अंदर होने लगा था कष्ट जी, और दूसरे वो पेशेंट जिनको शुरुआत हो गई, हल्का सा जॉन्डिस हो गया है जी, और लिवर की बीमारी की शुरुआत हो गई, वो भी अगर शराब छोड़ दें तो बहुत फ़ायदा होता है।
पर प्रॉब्लम वही है कि जो लोग पीते हैं वो ये वार्निंग मिलने के बावजूद भी पीते रहते हैं जी। और कई बार ऐसा होता है कि बताते हैं कि पिछले साल भी एक बार पी लिया हुआ था, तब डॉक्टर ने कहा था कि ये शराब के कारण है, पर ये छोड़ नहीं पाए, उसके बाद भी पीते रहे और अब इस स्टेज में आ गए कि पेट में पानी भर गया है, खून की उल्टी होने लगी है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, एक बड़ा ही मज़ेदार सा लोग जो है तर्क देते हैं, जो पीने वाले होते हैं कि अरे डॉक्टर तो खुद कहते हैं कि 2 पैक पीने से कुछ नहीं होता, या एक लिमिट में, एक पर्टिकुलर मात्रा में शराब पी जाए तो उससे कुछ नहीं होता। ये भ्रम है या सत्यता है, ये आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, कुछ हद तक ये सत्य है, पर उसकी लिमिट्स निर्धारित की गई हैं, है ना। शराब अगर माइल्ड या मॉडरेट मात्रा में ली जाती है तो वो नुकसान नहीं करती है। उसके कुछ फ़ायदे भी दिखाए गए हैं जो पर्टिकुलरली हार्ट पेशेंट्स में होते हैं। वो आपके ब्लड के जो लिपिड्स के लेवल हैं उनको फेवरेबल बनाती है, पर एक लिमिट में। तो मोटे तौर पे अगर दर्शकों के लिए अपन बताना चाहेंगे तो ये कहेंगे कि जो अलाउड है वो कोटा है कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं, और एक बार में 2 पैक से ज़्यादा नहीं, और एक पैक 30 ml का, 60 ml का नहीं, है ना। तो ये इस लिमिट को अगर मानते हैं तो लगभग ये सेफ़ अप्रोच है। ऐसा नहीं कह रहे कि इसके बावजूद भी नहीं हो सकता, रेयर केस में इसको भी लिवर डिजीज़ हो सकती है, पर बात सिर्फ लिवर की नहीं है, पेनक्रियाज की भी है। पेनक्रियाज आपके पेट के सेंटर में, लिवर के बाजू में एक ऑर्गन होता है जिसकी बीमारियां और भी ख़तरनाक होती हैं, जिसको हम एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो वो कभी कभी रेगुलर शराब ना पीने वालों को भी हो जाता है, और जो हफ्ते में 1-2 बार लेते हैं लेकिन किसी दिन ज़्यादा ले ली तो उससे भी हो सकता है। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो शराब के साथ जुड़ी हैं। तो इसीलिए अगर कोई कहता है कि रेकमेंड करते हैं कि शराब पी लें, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उससे अलावा बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है तो आप अच्छा व्यायाम कर सकते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये बहाना तो वैलिड नहीं है, पर ये बात सच है कि अगर आप कम अमाउंट में लेते हैं तो उतना नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, वो ये कि हम इन तमाम बीमारियों से बचे रहें तो किस तरह का हमारा खान पान होना चाहिए? जैसा हमने अभी जिक्र किया था कि आजकल जिस तरह का खान पान है वो भी बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर को अस्वस्थ करने के लिए। किस तरह की दिनचर्या हम अपनाएं, किस तरह का खान पान हम अपनाएं। दूसरा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं खाने पीने में भी, तेल है या दूसरी चीज़ें हैं जो आपको निश्चित मात्रा में आपके भोजन में कहीं ना कहीं से आपके अंदर जाती ही हैं। तो किसी के लिए कुछ चीज़ें, किसी को कुछ नहीं होता, किसी को उनसे भी प्रॉब्लम हो जाती, पानी से भी प्रॉब्लम हो जाती। तो एक बेहतर लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए एक्सरसाइज के अलावा हम खान पान में, अपनी नींद में, या जो भी आप सलाह मशवरा दें हमारे दर्शकों को कि किस तरह के हमें आचार व्यवहार हमारा रखना चाहिए ताकि कम से कम हम ना सिर्फ पेट संबंधी बीमारियों से दूर रह सकें, बाकी स्ट्रेस से भी दूर रह सकें और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रह सके। तो देखिए, फूड में जहाँ तक है उसका मतलब हम ये कहते हैं कि बहुत से एक्सेसेस ना हो। कोई भी फूड, कोई भी खाने का पदार्थ बहुतायत में ना हो, और खाने का एक नियम रहे जो आप जिसको फॉलो करें। जो एक अच्छा रूटीन हम कहते हैं कि आप दिन में 3 बार कुछ खाते हैं, 1 बार ब्रेकफास्ट लेते हैं और 2 बार आप अपना भोजन लेते हैं। भोजन जो है वो बैलेंस्ड मील होना चाहिए, एक ही आइटम पे जोर ना हो। आपका एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस मील होना चाहिए जिसमें कि फाइबर भी होना चाहिए जो सलाद के रूप में हमको मिलता है, ग्रेन भी होना चाहिए जो आप वीट या मक्का या ज्वार जो भी खाते हैं, दाल होना चाहिए, सब्ज़ी होना चाहिए, और इन सब के अलावा रोज़ एक फ़्रूट का भी आपको एक फ़्रूट ज़रूर लेना चाहिए। तो और इन सबको जैसा मैंने कहा 3 भाग में डिवाइड करके लेना चाहिए। ये सब अगर एक नियंत्रित फूड लेते हैं तो अमूमन आपका पेट अच्छा रहता है। पर अगर आप फास्ट फूड वगैरह लेते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि अब इतने सारे प्रलोभन हैं आपकी जीभ के लिए, तो आप उससे बचे कैसे रहेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप अपना एक नियम बना लीजिए कि महीने में 1 बार मैंने खाना है। फास्ट फूड भी अलाउड है, कभी पिज़्ज़ा भी खाना पड़ेगा, कभी कुछ और भी, पर वो हर दिन ना हो। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपकी कैलोरीज नियंत्रित में, आपको अपने वेट पे नज़र रखना चाहिए। एक आम आदमी को जब वो 30-35 साल के हो गए, जब अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं, तो हमेशा अपने वज़न पे नज़र रखें, अपनी BMI को कंट्रोल में रखें। एक अच्छी BMI होती है 21 से 23 के बीच, उतना रखें। वो स्केल हर जगह अवेलेबल होता है, आजकल हर हाथ में मोबाइल है, तो हर एक के पास BMI कैलकुलेटर है, उसको कैलकुलेट करें, अपने वज़न को नियंत्रित में रखें। व्यायाम रोज़ करें जैसा हमने बात कही, अच्छा सोएं, अच्छी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ तक हो सके तनाव ना लें। देखिए, तनाव व्यक्ति के व्यवहार में होता है,
कुछ कहते हैं कि मुझे फ़लानी ऑफिस की टेंशन है, मुझे घर की टेंशन है, पर टेंशन उन्हीं को होता है जिनके व्यवहार में टेंशन होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 16-17 घंटे रोज़ काम करते हैं पर वो उसको एंजॉय करते हैं, उसमें टेंशन नहीं होता। तो टेंशन पे मैं इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि टेंशन से बहुत सारी पेट की बीमारियाँ संबंधित हैं। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं ये है कि जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग दवाएं कहीं से भी लेके खा लेते हैं, जैसा आपने पहले जिक्र किया। तो अगर आपको हल्का फुल्का पेट दर्द हुआ, आपने एक गोली खा ली तो कोई बात नहीं, पर अगर आप रोज़ ही वो काम करते हैं बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना डॉक्टर के पास जाए कि मुझे क्यों हो रहा है पेट दर्द, मेरी भूख अगर कम है तो क्यों हो रही है, अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ या लेटरिन में खून आया तो क्यों आया, तो जब तक उसका उत्तर क्लियर ना हो तो तब तक रुक ना जाएं। प्रॉब्लम वही है कि लोग महीनों तक इंतज़ार करते हैं। लेटरिन में खून आता था, उन्होंने कहा चलो पाइल्स होगा, और कोई भी दवा ले ली, कोई मेडिकल स्टोर से दवा ले ली, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले ली, और 6 महीने तक चलाते रहे काम। उसके बाद जब जांच की अंदर से पता चला कि रेक्टम का कैंसर था, तो आप डिले हो गए। तो कोई भी सिम्टम्स को अपने डिले ना करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर कोई भी तकलीफ़ आपको 1-2 बार से ज़्यादा होती है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। तो इसके लिए जांच क्या है? बहुत सी जांचें हैं, जैसे एंडोस्कोपी एक बहुत बड़ा विभाग है इसके लिए, पेट की बीमारियों की जांच के लिए। सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है। तो एंडोस्कोपी एक ऐसी विधि जिसमें आप पेट के अंदर वस्तुतः देख लेते हैं अंदर क्या है। तो मुंह के ज़रिए एंडोस्कोपी करके आप ऊपर के पाचन तंत्र की बीमारियों को पकड़ लेते हैं, और नीचे से जब करते हैं तो आपके गुदाद्वार से अंदर जाके जो हमारी बड़ी आंत है उसकी बीमारियों को पकड़ लेते हैं। बीमारियों में सभी आती हैं, हो सकता है आपको आंतों की टीबी हो, या आंतों का कैंसर हो, या कोलाइटिस हो, या क्रोन्स डिजीज़ हो, या अल्सर हो, या जैसा मैंने कहा एसिडिटी की बीमारी हो। ये सब बीमारियां एंडोस्कोपी के माध्यम से बहुत अच्छे से पकड़ी जाती हैं। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप उचित समय पे अपने डॉक्टर को विज़िट करें, उनसे संपर्क करें, अपने सिम्टम्स को शेयर करें, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालें, उसको टालें नहीं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अहम और कीमती जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो जहान आपके हाथ में है, ये बिल्कुल सत्य है इस बात का। और यदि आपकी सलाह मशवरों पर यदि लोग ध्यान दें तो निश्चित तौर पर वो जीवन भर स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।